ठीक है। तो आज के इस शाहकार वार्ता कार्यक्रम में हम लोग अभी सत्येंद्र सिंह जी को सुन रहे थे। तो अभी तकनीकी कारणों से अभी अपना डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं सत्येंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि जहां से उन्होंने बात अपना छोड़ा था तो फिर से उसको प्रारंभ करें। तो सत्येंद्र जी हम सबों को बता रहे थे कि किस प्रकार कांकेर में उन्होंने एफपीओ का काम प्रारंभ किया। तो सत्येंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी जो एफपीओ की यात्रा है वो आप अपना उसको कंटिन्यू करें। यस। या धन्यवाद। पिछला कुछ टेक्नोलॉजी का ग्लिच था कि वो टाइम लिमिट के कारण वो लिंक चले गई। फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बीच में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है एज अ मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अभी खुद का कंपनी, तो वो एक चीज है। और कैसे वो रन होती है और बिजनेस प्लान से लेके बिजनेस मॉडल से लेके मार्केट कनेक्ट्स के ऊपर में, तो हम विस्तृत से बारी बारी से हम अपना पक्ष हम जरूर रखना चाहेंगे। और स्पेशली छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में फार्म प्रोड्यूस को लेके, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेके, हैंडलूम्स को लेके, आर्ट्स को लेके काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो लास्ट हमारा वार्ता था कि कैसे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रन एंड ओन गवर्नेंस मॉडल होता है। और छत्तीसगढ़ के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ये था कि फार्म प्रोड्यूसर कंपनी प्रीवियस 10-12 साल में बनती है या बनी हुई थी बहुत सारी, बट लैक ऑफ कंस्ट्रेंट में बोल सकते हैं, चाहे वो फंड्स का हो, चाहे वो प्रोफेशनल स्किल्स हो, चाहे मैनेजमेंट टास्क हो, चाहे मैनेजमेंट रोल हो, इसके अभाव के कारण तो फार्म प्रोड्यूसर कंपनी ग्रो नहीं थी। तो हमने हमारा बोल सकते हैं, हमने फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी डिजाइन एंड डेवलपमेंट में ही किया था। समझे थे काफी अच्छे से स्टेट की पॉलिसीज, सेंट्रल की पॉलिसीज को लेकर। उसके बाद में हम उसमें काम किए। और काम करने के बाद में हमें समझ में आया कि फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी एक अच्छा कंसेप्ट है, ये ग्रो हो सकता है। और एक टाइम पे स्टेट भी इसको सपोर्ट करेगी। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, इधर स्टेट वाला हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो अभी अभी 4 साल पहले ही 10,000 फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी का गठन का सेंट्रल गवर्नमेंट का कृषि मंत्रालय का पॉलिसी आया है। उसमें अभी काफी फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी बन गए हैं, कुछ बन रहे हैं, ऑन गोइंग प्रोसेस है, और कुछ आने वाले समय में बनेंगे। तो हमारी यात्रा ये थी कि फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी के लिए एक गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। क्योंकि खेती में भी जैसे उदाहरण के लिए आप देखोगे कि 10 प्रकार का, 10 वेराइटीज का धान होता है। दवाई खाद बीज में भी 10 वेराइटीज होती है। वैसे ही बिजनेस मॉडल में भी 10 टाइप के बिजनेस मॉडल होते हैं। तो हमने उसमें एग्रीकल्चर एज अ ब्रॉड रखा, उसको फिर हमने नैरो किया, हमने फार्मा ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस में। और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को और हमने नैरो डाउन करके आए कि कौन से ऐसे फार्मर प्रोड्यूस फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जिसमें हमको तो काम करना है। तो जंगल में भी करीब करीब 62 से 70 प्रकार के जड़ी बूटी बोलो या वनो उपज पाए जाते हैं। तो हमने स्पेसिफिकली एक प्रॉब्लम को चुना कि जो पेरिसिबिलिटी है, पेरिसिबिलिटी वाली जो चीजें हैं उसको सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देती है। जैसे सब्जी हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं होता है। और फिर इंटीरियर गांव में अगर आप काम करते हो तो उसका प्राइस भी एक लेवल पे फार्मर्स को नहीं मिलता है। तो हमारा थोड़ा सा एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस प्रोसेसिंग में था और नेचुरल वाले फॉरेस्ट प्रोडक्शन प्रोड्यूस में था। तो हमने मार्केट में देखा कि इन चीज़ों की तो डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल कस्टर्ड एप्पल हो गया, या जामुन हो गया, या मैंगो के स्लाइसेस पल्प हो गए। तो हमने विलेज लेवल पे कम्युनिटी को हमने मोबिलाइज किया। मोबिलाइज करने के बाद में हमने उनको बताया कि आपकी ये नीड है, हमारी ये स्किल है, हमारा ये एजुकेशन है, हमारा ये एक्सपर्टीज है। टोटली गारंटी हमारी रहेगी कि कोई भी एंगल से आप मने का नुकसान नहीं होगा। तब उन्होंने ट्रस्ट किया। ट्रस्ट करने के बाद में हमने एक पायलट किया पहले 6 महीने के लिए, चीजें चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा कैसे होगा। फिर हमने एक पायलट किया, और पायलट में टारगेट बेस्ड स्पेसिफिकली वो पायलट था, और पायलट हमारा बहुत अच्छा सक्सेस रहा।
क्योंकि मार्केट हमने एक लेवल पे तैयार करके रखा था, मशीनरीज, उसके यूटेंसिल्स, इक्विपमेंट्स, ये हमने तैयार करके रखा था, और फार्मर का कैडर तैयार करके रखा था। 245 फार्मर से हमने स्टार्ट किया हुआ था। और जब हमें समझ में आया कि अगर पायलट हमारा सक्सेस हो गया है, नेक्स्ट लेवल पे हमको अगर फंड्स अगर रेस करने हैं, तो पायलट के बेस पे तो ठीक है कि आपके हाथ में एक आउटकम रहेगा, एक रिजल्ट रहेगा, बट लार्जर स्केल में अगर जाना है तो आपको पैसा लगेगा। और पैसा लगेगा तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल का फॉर्म वैसे स्ट्रक्चर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी स्कीम में या बैंक की स्कीम में थोड़ा लेट होता है। और लेट में ये होता है ना कि वो सीजन आपके हाथ से निकल जाता है। और एक बार अगर एक चीज का सीजन निकल गया, तो वो सीधा दूसरे साल में आता है, 12 महीने के बाद आता है। स्पेशली फॉरेस्ट प्रोड्यूस में धान में चल जाता है। धान अगर अभी बरसात में लगा है, 6 महीने बाद में फिर से रबी में है तो गर्मी की फसल आप ले सकते हैं। मेजोरिटी धान में ये होता है, बट फॉरेस्ट प्रोड्यूस में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसमें जो है सीजन बहुत मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है। फिर हमने अलग अलग हमने स्टडी किया, और फिर हमें लगा कि बहुत सारे ऐसे एक्सलरेटर इंक्यूबेटर प्रोग्राम है जो है तो एंटरप्रेनर्स को सोशल वाले मॉडल में सपोर्ट करते हैं। फिर हमने ऑर्गेनाइजेशनल का फॉर्म को स्ट्रक्चर्ड किया, हमने फंड्स हमने रेज किए, प्रोसेसिंग यूनिट्स को हमने अपग्रेड किया। नंबर ऑफ फार्मर्स हमारे 245 से करीब करीब 1150 हमारे हो गए। और फिर हमारा एक प्रोडक्ट से करीब करीब अभी अभी हमारा 9 प्रोडक्ट है। तो इस टाइप से फिर हमने है तो उसमें काम किया। अभी हमारा नेक्स्ट 2 साल में प्लान है कि फुल फ्लेज एक ऑटोमोटेड एक प्लांट डालना है, जिसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बोलो या लागत बोलो वो करोड़ में रहेगा। और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हम अभी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, इसकी B2B, बिजनेस टू बिजनेस, जैसे मार्केट में भी अलग अलग चैनल होता है, B2C, D2C, B2G, B2B। तो हम B2B में लार्जर कंपनीज को, इंडियन कंपनीज को या फॉरेन कंपनीज को हम लार्जर मात्रा में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अभी उसके लिए हमने प्रयास चालू किया है, और होपफुली वहां तक रीच होने में अभी हमारे को और 2 से 3 साल हमें और लगेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वर्क, उस माइंड सेट के प्रोफेशनल मिलना बहुत जरूरी है, लोग मिलना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर उस टाइप से अगर पर्सन अगर नहीं मिलेंगे, स्पेशली फूड प्रोसेसिंग डोमेन में या फॉरेस्ट प्रोड्यूस डोमेन में, तो वो स्केल नहीं आती है। तो इस हिसाब से हमने किया। और अभी हम इस मॉडल में इसको और आगे कैसे करना चाहते हैं, ब्रीफ में उसके बारे में भी हम बताएंगे, क्योंकि सिंगल पर्सन कैन नॉट डू ईच एंड एवरीथिंग। अकेला व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक लेवल पे नहीं कर पाता है। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारी जो नॉलेज है या हमारी जो एजुकेशन है, वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में लोग कैसे आगे आए, वो कैसे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन करे, वो कैसे बिजनेस आइडिया बिजनेस मॉडल पे काम करे, हम उनको बैकएंड पे है तो हम सपोर्ट करेंगे। कोई भी एंगल से अगर उनका कोई इश्यूज है, कोई अगर चैलेंजेस है, बट हर जगह जाके हम कंपनी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हर जगह अगर जाके हम अगर कंपनी बनाएंगे तो हमारे पास समय का अभाव रहेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा नॉलेज का एक्सपर्टीज फार्मर किसान बंधुओं ले अपनी अपनी कंपनी बनाए, 10 गांव, 12 गांव, 15 गांव, 20 गांव मिला के फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, और आगे बढ़े। तो इसी के लिए हम सहकार भारती के साथ भी एसोसिएट हुए हैं प्रदेश स्तर में, कि छत्तीसगढ़ में अगर कृषि में और अगर जंगल में वनोपज में या और भी अलग अलग मछली मछली में हो, मछली पालन में हो, या मछली का बीज वाला मॉडल हो, या बीज वाला हो, धान के बीज में हो, या एग्री इनपुट में हो, कहीं पे भी अगर पावर प्रोड्यूसर कंपनी को अगर लगता है कि ये उनके साथ इश्यूज है, चैलेंजेस है, या वो ये करना चाहते हैं, तो हम अपना समय में से निकाल निकाल के हम है तो पूरा सपोर्ट करेंगे कि कैसे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनेगी, चाहे वो स्टेट का सोसाइटी का फॉर्म में हो, चाहे वो फिर कंपनी के फॉर्म में हो, चाहे वो नाबार्ड के सपोर्ट में हो, SFAC के सपोर्ट में हो, हम है तो पूरा हेल्प करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी ने अभी एफपीओ क्या होता है, एफपीओ का गठन किस प्रकार से करते हैं, और उनका जो अपना अनुभव है कांकेर में काम करते हुए, उन्होंने हम सबों के समक्ष रखा है। तो अपने साथियों में से यदि अगर किसी की कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप इनसे पूछ सकते हैं। तो अभी पटना में सहकार भारती के द्वारा सहकारिता प्रकोष्ठ का, जो हमारे जो सहकार भारती का एफपीओ प्रकोष्ठ है, उसका प्रथम जो है राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ था।
उसमें अ, अपने छत्तीसगढ़ से 17 प्रतिभागियों का जो प्रतिनिधित्व हुआ था, तो जिसमें सत्येंद्र जी का भी जाना हुआ था। और नरोत्तम जी लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं। संजय भैया, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी भैया, सुन पा रहा हूँ आपकी बात। हाँ। तो अभी सत्येंद्र जी ने अपने अनुभव हम सबों को एफपीओ के संदर्भ में रखा है। और जो शेष लोग हैं वो भी जो भी अपना पटना जो राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोग अटेंड करके आए हैं पीओ का, तो अपने विचार सामने रखें। क्योंकि ये जो साकार वार्ता का जो कार्यक्रम है वो इसी प्रकार के अपने विचारों का आदान प्रदान का है। तो ये प्रयास है कि इसमें जो एक्सपर्ट लोग हैं, जैसे आज एफपीओ के एक्सपर्ट के रूप में हम सबों के बीच में सत्येंद्र जी हैं, तो इनके जो अनुभव, इनके जो ज्ञान का लाभ बाकी लोगों को ही मिल सके। तो इसलिए यदि अगर एफपीओ के संबंध में आप सबों के मन में अगर कोई जिज्ञासाएं हो तो आप सत्येंद्र जी से पूछ सकते हैं। जी संजय भैया। सभी को नमस्कार। जी सर। सहकार वार्ता का पहला एपिसोड, जिसमें हम सभी ने सत्येंद्र जी को सुना, एपीओ गठन से लेकर के पूरे उसके कार्य प्रणाली को। यह हम सभी के लिए काफी लाभदायक रहेगा। और इस संबंध में जिनको भी इस एपिसोड से लाभ लेना होगा, वे अवश्य लाभ लेंगे, क्योंकि अब मुझे लगता है कि यूट्यूब में अपलोड रहेगा। तो यह हमारे लिए काफी लाभदायक है। और जिस तरह से हम 17 लोग पटना गए थे और वहां से आने के बाद काफी कुछ आउटपुट मिलना भी प्रारंभ हो चुका है। और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में सहकार भारती जिस उद्देश्य को लेकर के छत्तीसगढ़ में एक पुरानी टीम और नई टीम के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि हम छत्तीसगढ़ में काफी बेहतर कार्य कर पाएंगे। और इसके लिए समय समय पर इसी तरह से सहकार वार्ता और सहकार वार्ता के साथ साथ एक विशेषज्ञ जो एफपीओ के और एफपीओ के विभिन्न संगठन, चाहे वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट को लेकर के हो या दुग्ध को लेकर के हो या फिर मत्स्य पालन को लेकर के, एक एक कड़ी में अगर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते जाएंगे तो आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि हमारे जो साथ हमारे साथ मिलकर के जो काम करने वाले हैं विभिन्न संगठनों के एफपीओ के द्वारा, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या होगी। और हम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा पाए इन लोगों के लिए, यह हमारे लिए मुख्य चुनौती है। और हमें इसी विषय पर काम करना है कि हम कैसे जितने भी छत्तीसगढ़ में एफपीओ एक महीने लाभ पाए। और अगर ऐसा कर पाते हैं तो यह हमारे लिए एक अच्छा उपलब्धि रहेगा। और हमें इसी विषय पर ही ज्यादा काम करना है। धन्यवाद। धन्यवाद संजय भैया। हाँ, आगे भिलाई से अपने राकेश शुक्ला भैया और दीपक मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। तो मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी अपने विचार सुझाव जो है इस साकार वार्ता कार्यक्रम को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है हम सबों के सामने रखें। आ, दीपक भी। जी। सभी को नमस्कार। और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अभी इन्होंने सत्येंद्र जी ने बताया एफपीओ के संदर्भ में। क्योंकि भिलाई आपका एक महानगर क्षेत्र है, और महानगर क्षेत्र में या तो अर्बन क्षेत्र में, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र यहाँ से लगे हुए हैं, वहाँ पर अपने एफपीओ की संभावना है। और एफपीओ में जैसा कि आप लोगों 17 प्रतिभागी गए, निश्चित तौर पर इसका जो प्रतिलाभ मिलना चाहिए मिलेगा। और सहकार भारती के माध्यम से एफपीओ का अपना जो भी जो होगा अपने इसमें एफपीओ के लिए हम लोग यहाँ पर बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि एफपीओ को अपन कैसे बढ़ाएं और एफपीओ को अपन कैसे डेवलप करें यहाँ पर। क्योंकि हम लोग के लिए भी बिल्कुल नया है एफपीओ। हम लोग अभी एफपीओ के बारे में तो जानते नहीं थे, लेकिन जैसा आप लोग के माध्यम से, सत्येंद्र जी के माध्यम से और करुणानिधि जी आप जी के माध्यम से जब जानकारी प्राप्त हुई कि केंद्र सरकार इसके प्रति कितनी गंभीर है और कृषकों को लाभ देने के दृष्टिकोण से ये जो कार्यक्रम एफपीओ का चला है सहकार भारती का, निश्चित तौर पर इसमें सभी को लाभ मिलेगा, मैं समझता हूँ। और बाकी एक छोटी सी जानकारी दे दूं,
17 नवंबर को हम लोगों का एक सहकार भारती का एक छोटा सा यहाँ पर अभ्यास वर्ग की योजना बनी है। पहले ही सेक्टर 4 शिशु मंदिर में कल इसकी हमारी बैठक थी कि सहकार भारती में हमारे सहकारी बंधु, हमारे जो कार्यकर्ता भाई, कार्यकर्ता निर्माण के दृष्टिकोण से एक अभ्यास वर्ग की हम लोग की योजना बहुत पहले से थी, 17 नवंबर को है। ये भी आपकी ये सहकार वार्ता के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहूंगा। जी जी, धन्यवाद दीपक भैया। और जैसा दीपक भैया ने अभी जानकारी हम सबों को दिया है कि साकार भारती का एक अभ्यास वर्ग भिलाई में नवंबर में आयोजित होने वाला है। और वास्तव में अभ्यास वर्ग जैसे कार्यक्रम से ही कार्यकर्ता का विकास हो पाता है। और साकार भारती का क्या उद्देश्य है और सहकारिता के क्षेत्र में कौन कौन से प्रकोष्ठ काम कर रहे हैं, उन प्रकोष्ठों का निर्माण कैसे होगा, संगठनात्मक जो अपनी रचना है किस प्रकार से है, और संगठन को बेहतर तरीके से कैसे संचालित किया जा सकता है, तो उसके लिए अभ्यास वर्ग काफी फायदेमंद है। तो ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता इस अभ्यास वर्ग में भाग लें, तो हम सबों की अभी से शुभकामनाएं हैं भिलाई टीम के साथ। और मैं राकेश शुक्ला भैया से भी अनुरोध करता हूं, क्योंकि काफी अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और सहकारिता के क्षेत्र में आपका काफी लंबा अनुभव है। तो अभी ऑनलाइन जो हम लोगों ने एक सहकार वार्ता के नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है, तो आपके भी विचार हम सबों के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो राकेश भैया से निवेदन करता हूँ, आप भी अपने विचार हम सबों के सामने रखें। भैया अपना माइक को अनम्यूट कर लें। हाँ जी भैया, आप सभी को सादर अभिनंदन। सबसे पहले तो क्षमा चाहूंगा कि मैं लेट ज्वाइन किया। एफपीओ के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं सुन पाया, इसका अफसोस है। लेकिन जैसा हमारे बंधुगणों ने बताया कि यूट्यूब में अपलोड होगा, यूट्यूब से हम भी सुनेंगे समझेंगे। और आदरणीय दीपक मिश्रा जी ने जैसा बताया, तो हम लोग अभी उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। आदरणीय सहकार वार्ता के माध्यम से हम कितने प्रकोष्ठ हैं ये तो जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेंगे, लेकिन साथ ही साथ हर प्रकोष्ठ की निर्माण प्रक्रिया कैसे निर्माण किया जाए, निर्माण में आने वाली अड़चने, इस विषय पर भी एक एक प्रकोष्ठ के विषय में चर्चा की जाए। क्योंकि क्या होता है कि हर व्यक्ति हर सरकारी कानून नियम कानून को नहीं जानता। वो आगे तो बड़े उत्साह के साथ बढ़ता है, लेकिन आगे चल के निरुत्साहित हो जाता है प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण। तो उनसे कैसे हम समस्याओं का हल पाकर आगे बढ़ सकते हैं, और कैसे हम अपने आप को संरक्षित कर अपनी पूरी समिति को गठन करके उसका उत्थान कर सकें, इस विषय पर भी हमारा केंद्र बिंदु होना चाहिए कि गठन कैसे किया जाए, गठन की प्रक्रिया का सरलीकरण कैसे किया जाए। तो आशा करता हूँ कि अगले बार हम लोग ऐसी कुछ वार्ता करें। जैसे हम लोग अभी चाह रहे हैं कि हम लोग एक बहुउद्देशीय सहकारी समिति बनाना चाह रहे हैं। अकृषि में आता है, वो अकृषि में आता है, तो उसके लिए हम जिला स्तर से करें कि संभागीय स्तर से करें कि प्रदेश स्तर पर करें, हम तीनों पर विचार कर रहे हैं। तो हर दिन की समस्या आती है एनओसी लेना है। एनओसी लेना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर एक व्यवसायी ने अगर अपनी समिति अपने परिवार के साथ मिलकर बना ली है, तो हमें एनओसी क्यों देगा? ले अगर एनओसी आप एक से लेते हो, दो से लेते हो, 6-6, 10-10, 15-15 समितियां अगर गठित हैं, आप किसके किसके पास एनओसी लेने जाएंगे? आप यहीं से हतोत्साहित होना शुरू होते हैं। इस पर भी थोड़ा सा विचार विमर्श किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर हम उदाहरण देते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक का, तो हम छत्तीसगढ़ को उदाहरण क्यों नहीं दे सकते कि सहकारिता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आगे क्यों नहीं है? हो सकती है, बशर्ते हमें वैसा सहयोग प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि हम अवश्य आगे बढ़ेंगे, हमारी सहकार वार्ताएं सफल रहेंगी। धन्यवाद। धन्यवाद राकेश भैया। हाँ, राकेश भैया अभी अपने रायपुर में आरंग विकास खंड में हम लोगों ने एक कल्पतरु बहुउद्देशीय कृषक उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित चिखली के नाम से पंजीयन के लिए दिया है। तो आप जो विषय बता रहे हैं, एक तो बहुउद्देशीय जो सहकारी समिति का गठन करने का, तो एनसीडीसी के जो वेबसाइट पे जाएंगे तो उसके बायलॉज भी, जो एक आदर्श नियमावली है उसके गठन की, वो उसमें उपलब्ध है। और आजकल ऑनलाइन
एनसीडीसी का, मैं उसका शेयर कर दूंगा। और उसके जी जी बायलॉज की कॉपी भी है, मैं भी गया था जिला सहकारी संचालय, तो वहां से लेके आया हूँ। और चूंकि जी जी हाँ, और फिर निश्चित रूप से आपने जो सुझाव दिया है कि एक एक जो प्रकोष्ठ है, जो सहकारी समिति है, जैसे बहुउद्देशीय सहकारी समिति का गठन करना है, तो उसका गठन किस प्रकार से करेंगे, और जो ये आपको एनएसयू की समस्या आ रही है उसका निराकरण कैसे होगा, उसके विषय में करेंगे। कहीं मैं गया था, जैसे मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, आरंग ब्लॉक में चूंकि कृषक उत्पादक सहकारी समितियां और भी काम कर रही है जो है, जी तो मुझे प्रारंभ में उसी प्रकार से उन लोगों ने बताया, चूंकि हम लोग भी जिला स्तर की समिति बनाना चाह रहे थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, पहले आप ब्लॉक का बना लीजिए, बाद में एक बार पंजीयन होने के बाद जब जिला स्तर के उसमें और सदस्यता हो जाएगी तो उसका विस्तार हो जाएगा। तो पहले छोटे स्तर से उसको प्रारंभ करके, जितने आपका जो कार्य क्षेत्र है, क्योंकि अभी तो अभी माननीय सहकारिता मंत्री जी का प्रवास हुआ था, अमित शाह जी का, तो आपने देखा होगा कि जी समाचार पत्रों में भी छपा है कि प्रत्येक पंचायत में एक सहकारी समिति बननी है, और जो भी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति जो चल रही है, जो पैक्स है, उसको बहुउद्देशीय सहकारी समिति के रूप में कन्वर्ट करने का है। तो इसलिए वास्तव में जो शासन की जो मंशा है कि सहकारिता का विकास करना है, सहकार से समृद्धि का जो उन्होंने एक ध्येय लेकर के काम करने का लोगों को निर्देश भी किया है, विभाग वालों को, तो हम यदि जो सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, एक उसकी पूरी जानकारी, उसकी नियमावली, और यदि अगर वो हमारे पास उपलब्ध रहे, उसका हम अध्ययन कर लें, तो हम इस दिशा में बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। और मैं ग्रुप में और आपको व्यक्तिगत रूप से भी इसको शेयर कर दूंगा, जो हमारे पास बहुउद्देशीय सहकारी समिति के निर्माण संबंधी जानकारी है। और वहां पर अभी जी यदि किसी प्रकार की दिक्कत होने से जो मंजूषा तिवारी दीदी है, वो अभी यहाँ जो रायपुर जी में है, वो आपको मदद करेंगी। जी बाइलॉग्स डाली हूँ सर, मैंने बाइलॉग्स ले आया हूँ। उसमें हाँ कुछ अमेंडमेंट्स करना होगा हम लोगों को। हम लोगों की हाँ, प्रक्रिया जारी है सर, अभी जी इसमें सहयोग बिल्कुल लेंगे। जी जी जी। तो हम धमतरी से नरोत्तम साहू जी भी अब शामिल हो चुके हैं। तो नरोत्तम जी भी कृषि विभाग में भी अधिकारी हैं, और साथ ही साथ जो है एफपीओ की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। और अभी सहकार भारती के जो एफपीओ प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अधिवेशन था, आपका वहां भी जाना हुआ। तो मैं नरोत्तम जी से भी अनुरोध करूंगा कि अभी जो सहकार भारती के अधिवेशन में आपका जाना हुआ है, आपका अनुभव, और आप जो एफपीओ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उसमें जो आपको कठिनाइयां आ रही है, तो उसके संबंध में आप विचार हम सबके सामने शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके अनुभव का लाभ मिल सके। नरोत्तम जी। सबको नमस्कार सर। नमस्कार सर। हेलो। हाँ जी, आवाज आ नमस्कार रही है दोनों। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी सर, आवाज। नमस्कार। हाँ सर, सबको नमस्कार सर। सबसे पहले सर, मैं आज सहकार वार्ता में सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहा। हम लोग एफपीओ प्रकोष्ठ जो अधिवेशन हुआ है, जो प्रथम अधिवेशन पटना में, वहां गए थे। एक प्रकार से सर, हमारा सहकारिता को लोग आज के डेट में, हमारा जो बेसिक नीड है और बेस लाइन हमको विलेज स्तर से बनाना है सहकारिता के माध्यम से। और आज के डेट में सहकारिता क्या होता है, इन सब चीजों के माध्यम से हमें बहुत सारे संभावनाएं हमको दिखा है, खास तौर से छत्तीसगढ़ में। और ऐसे तो सभी स्टेट में काम चल रहा है, लेकिन खास तौर से छत्तीसगढ़ में क्या होता है, सहकारिता को लोग जानते नहीं है। क्या होता है कोऑपरेटिव, क्या होता है इसके प्रिंसिपल, क्या होता है इसके एडवांटेज, क्या होता है इसका शेयर होल्डिंग, कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए हैं, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं वो बहुत कुछ क्या है ना, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो रही बात ना सर, अभी जो सहकारिता के क्षेत्र में हम अगर एफपीओ में काम करते हैं या एफपीओ के थ्रू हम लोगों को जोड़ते हैं, तो इसमें 2 प्लस पॉइंट है सर। एक तो हमारा एफपीओ में होगा कि एफपीओ के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचकर लोगों की जो समस्याएं हैं, जो फार्मर की जो समस्याएं हैं,
उसको अपन क्या करेंगे, एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से हम समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। दूसरा चीज ये है कि आज के डेट में बहुत सारे संभावनाएं हैं। आज के डेट में रबी फसल है, जैसे कि दलहन तिलहन है, फसल चक्रण परिवर्तन है। और ये क्या होता है कि किसी एरिया में, अगर ये शासन भी चाहता है कि एरिया में फसल परिवर्तन हो, लोग धान के बाद धान लगाते हैं, लेकिन ये तब होगा जब धान के सापेक्ष उसे कंपैरेटिव एडवांटेज ज्यादा होगा। चने फसल में मतलब आपका सरसों फसल है, आपका अलसी फसल है, इसमें क्या होगा, हम एफपीओ के माध्यम से हम जो विलेज स्ट्रक्चर है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसमें काम कर सकते हैं। जो हमारे एफपीओ के जो प्रतिनिधि हैं, उसको हम चाहे तो आप दाल मिल फैक्ट्री है, आल मिल फैक्ट्री है, ट्रेनिंग है, ये सब करवा के एक प्रकार का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एफपीओ के माध्यम से बहुत बड़ा स्कोप है इसमें। और सभी को सहकारिता के जोड़ के, सहकारिता के कॉन्सेप्ट के आधार पे हम काम करके बहुत मूलभूत अवधारणाओं को किसानों को समझा के हम इसका आगे जो सहकार से समृद्धि है, इसको साकार करने में एक प्रकार का सहकारिता बहुत बड़ा रोल मॉडल का काम कर सकता है। और मैं यही चाहूंगा सर, जितने भी जिले में एनसीडीसी है या जो नाबार्ड है, वो सहकारिता के जो जिला स्तर के जो प्रतिनिधि है, वो जाके मिले और जिले में कितना टारगेट है एफपीओ का, उन सब से जुड़ के जैसे एक ब्लॉक में होता है, तो सहकारिता के माध्यम से ही एफपीओ का गठन किया जाए, सहकारिता के जो सदस्य है उसको इसमें लाया जाए। ये एक प्रकार का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाएगा, एफपीओ भी हो जाएगा और साथ में सहकारिता के मेंबरशिप भी इसमें जुड़ सकेंगे।